नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और आप देख रहे हैं द पिलर लाइव। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। भारतीय राजनीति सिर्फ नीतियों और घोषणाओं का खेल तो है नहीं। यहाँ एक शब्द, एक वाक्य, कभी कभी तो एक हल्की सी टिप्पणी भी चुनावी नतीजों को पलट देती है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, 84 में हुआ तो हुआ। चौकीदार बीते एक दशक की अगर बात करूं तो भारतीय राजनीति का जो सबसे बड़ा सबक है वो यही है कि बयान अगर सोचे बिना दिया जाए तो बूमरैंग बनकर अपनी ही पार्टी को घायल कर देता है। आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। आज मैं आपको वही सुनाने जा रही हूँ कि कांग्रेस के उन बयानों की पूरी गाथा जो विरोधियों को निशाना बनाने के लिए थी, लेकिन हर बार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुफ्त का चुनावी हथियार साबित हो गई। 2014 से लेकर अभी 2025 तक ये सिलसिला लगातार चल ही जा रहा है। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर में झांकने के लिए, जहां एक एक बयान कांग्रेस को बार बार चुनावी मैदान में मात देता रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस ऐतिहासिक बयान की। याद है 2014 चाय वाला से बना ब्रांड मोदी। 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, वहां नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाले के बेटे से उठकर गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनकी सादगी और जमीनी छवि जनता को भा रही थी। खूब क्रेज था, मोदी लहर चल रही थी। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर को ये बात बहुत ज्यादा खटकने लगी। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। दिल्ली की एक बैठक में उन्होंने तंज कसते हुए कह दिया कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, हाँ मयूर भवन में चाय जरूर बेच सकते हैं। यानी सीधा सीधा कह दिया कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। दोस्तों, यही वो पल था जब मोदी जी ने इस तंज को राजनीतिक ब्रांडिंग का मास्टर स्ट्रोक बना दिया। आप लोग चाय बासा वाले हैं, मैं चाय वाला हूं। यानी आपदा को अवसर में बदलना जो मोदी जी बार बार कहते हैं, वो उन्होंने खुद के लिए भी बहुत बार किया है। उन्होंने चाय पे चर्चा अभियान शुरू किया, कहा कि चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। रेलवे स्टेशन से लेकर नुक्कड़ तक चाय का प्याला चुनावी प्रतीक बन गया। जनता ने इसे एक गरीब का अपमान माना। कांग्रेस ने बाद में सफाई जरूर दी, अय्यर से दूरी भी बनाई, लेकिन तब तक मोदी का आम आदमी वाला जादू छा चुका था और चाय वाला से प्रधानमंत्री बनने तक का सफर उन्होंने तय किया। परिणाम ये हुआ कि बीजेपी 282 सीटों के साथ बहुमत में आई और कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब आते हैं उस दूसरे बयान पर। 2017 का गुजरात विधानसभा चुनाव, बीजेपी को पाटीदार आंदोलन, दलित विद्रोह और एंटी इनकम्बेंसी की मार झेलनी पड़ रही थी। कांग्रेस के पास अच्छा मौका था बीजेपी को घेरने का, क्योंकि लोग नाराज थे। लेकिन चुनावी गर्मी के बीच मणिशंकर अय्यर ने फिर से एक बार वही गलती दोहराई। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। उन्होंने मोदी को नीच कह डाला। जी हाँ, मोदी ने इसे तुरंत पकड़ा और कहा कि ये सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हर गरीब, हर मेहनतकश को नीच कहने जैसा है। बस फिर क्या था, गुजरात की जनता का गौरव एक बार फिर से जाग उठा। बीजेपी ने रैलियों में कहा कि अपमान का बदला लो। परिणाम क्या हुआ? ये हुआ कि बीजेपी ने 99 सीटें जीत ली, वहीं कांग्रेस 77 सीटों पर ही रह गई, जबकि हालात बीजेपी के खिलाफ थे। लेकिन फिर वही सीख मिली कि बयान बीजेपी को संजीवनी देता रहा है। अब आते हैं उस तीसरे बयान पर। 2019 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। कांग्रेस को उम्मीद थी कि बेरोजगारी और नोटबंदी जैसे जो मुद्दे हैं वो मोदी जी पर हावी पड़ेंगे, सरकार को घेरने में उनकी मदद करेंगे। लेकिन सैम पित्रोदा, जो गांधी परिवार के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों पर कहा कि हुआ तो हुआ, अब क्या करें। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, 84 में हुआ तो हुआ। सोचिए,
जिन दंगों की पीड़ा आज भी सिख समुदाय के दिलों में जिंदा है, ताजा है, उन्हें यूं हल्के में लेना कितने भारी पड़ेगा। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की अहंकारी मानसिकता बताकर हर मंच से उछाला। कोई भी मौका जो है वो चूके नहीं। वो 3 शब्द थे, हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ। पंजाब में कांग्रेस की सहयोगी जो अकाली दल थी, उन्होंने उनसे दूरी बना ली। हालांकि कांग्रेस ने पित्रोदा के इस बयान को निजी राय बताकर बचाव किया, लेकिन नुकसान हो चुका था। अब क्या पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। मोदी हर रैली में कहते रहे कि कांग्रेस के लिए दंगे हुआ तो हुआ और हमारे लिए देश के जख्म है। परिणाम फिर वही रिपीट हुआ। बीजेपी ने लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। अब आते हैं चौथे बयान पर। 2024 नस्ल भेदी बयान और चीन पाकिस्तान का जो विवाद था। 2024 लोकसभा चुनाव अगर याद करेंगे तो वहां कांग्रेस ने गठबंधन की पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन पित्रोदा ने फिर 2 सेल्फ गोल किए। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. उन्होंने भारत की विविधता बताते हुए कहा कि पूर्व के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, दक्षिण के अफ्रीकी जैसे, उत्तर के अरब जैसे। बताइए कैसा बयान है ये। बीजेपी ने इसे नस्ल भेदी करार दिया। सोशल मीडिया पर #DivideByLooks ट्रेंड करने लगा। लोग बोले कांग्रेस भारत को बांटने वाली पार्टी है। कांग्रेस पर रेसिज्म का दाग लगा। वहीं चीन और पाकिस्तान वाले बयान फरवरी 2024 में पित्रोदा ने कहा कि चीन को दुश्मन ना माने, और फिर सितंबर में पाकिस्तान यात्रा पर कह दिया कि वहां घर जैसा महसूस होता है। I've been to Pakistan and I must tell you, I felt at home. अब सोचिए, पाकिस्तान जिससे भारत की पुरानी दुश्मनी रही है, वहां के लिए ऐसे शब्द कहना। बीजेपी ने इन बयानों को ऐसे पेश किया जैसे कांग्रेस देश की सुरक्षा और स्वाभिमान से खिलवाड़ कर रही है। नतीजा फिर हुआ कि बीजेपी 240 सीटों तक पहुंची, जबकि कांग्रेस 99 पर ही अटक गई। अब 2025 यानी ताजा समय की बात करते हैं। बिहार चुनाव से पहले एक नया बम गिर चुका है। आते हैं ताजा घटनाओं पर, जहां 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव अब सर पे हैं। ऐसे में पित्रोदा ने पाकिस्तान वाले बयान को दोहराते हुए कह दिया है कि पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है। फिर से वही बात कही है। अभी बीजेपी को SIR और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर राहुल गांधी लगातार घेर रहे थे और उसका असर भी पड़ने लगा था, लेकिन फिर से वही चीजें होने लगी। कांग्रेस फिर से जैसे अपनी हिस्ट्री रिपीट करना चाहती है। बीजेपी और NDA को मानो चुनावी तोहफा मिलने वाला है। इसी बीच प्रधानमंत्री ने अपनी दिवंगत मां पर विपक्ष के अपशब्दों को लेकर बिहार की महिलाओं को भावुक संबोधन भी दिया। याद कीजिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली में PM मोदी की दिवंगत मां को गाली दी गई, और इस मुद्दे को भाजपा सरकार और बिहार की जो भाजपा है, उन्होंने खूब जोर शोर से उठाया। बिहार में महिलाओं को भावुक संबोधन करते हुए PM मोदी ने कहा कि बिहार में मां का स्थान देवता पितर से भी ऊपर है। पूरे राज्य में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। NDA ने बिहार बंद बुलाया। नतीजा साफ है कि चुनावी पिच तैयार हो चुकी है और कांग्रेस जो है वो बचाव मोड पे है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद बिहार कांग्रेस ने एक वीडियो तक रिलीज कर दी AI से बना के, जहां PM मोदी और उनकी दिवंगत मां के बीच वार्तालाप हो रहा था, जिसमें उनकी मां उन्हें डांट रही थी कि तूने मेरी नाक कटवा रखी है, मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा है। और ये सभी चीजें कांग्रेस के खिलाफ फिर से बिहार में जाती हुई दिख रही है। अभी तक बिहार जोरों शोरों से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नाम ले रहा था, लेकिन क्या ये मां वाले बयान फिर से हिस्ट्री रिपीट करने वाले हैं? 2019 की एक और कहानी बताती हूँ। राफेल डील को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नारा दिया कि चौकीदार चोर है। चौकीदार याद है आपको वो नारा? ये नारा मोदी जी ने 2014 वाले मैं देश का चौकीदार हूं के जवाब में था। उम्मीद थी कि जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद होगी, लेकिन गांव-गांव में मोदी की ईमानदार चौकीदार वाली जो छवि थी वो ऊपर उठी, एस्टैब्लिश हुई। इसके बाद बीजेपी ने इस टॉपिक को भी पकड़ा और मैं भी चौकीदार हैशटैग से एक अभियान चलाया, और इस अभियान ने उनके हक को मोड़ लिया। कांग्रेस को समझ आ गया कि नारा जब व्यक्तिगत हो जाए तो उल्टा असर कर सकता है।
साथियों, इन सभी घटनाओं से एक चीज तो साफ है कि भारतीय राजनीति में बयानबाजी एक दो-धारी तलवार है। एक ओर ये जनता को जोड़ सकती है, दूसरी ओर अपनी ही पार्टी को चोट पहुंचा सकती है। नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत यही रही कि उन्होंने विरोधियों के हर शब्द को अपनी ढाल और हथियार में बदलना, चाहे चाय वाला हो, नीच हो या चौकीदार चोर हो। मोदी ने हर तंज को जनता से जुड़ने का मौका बनाया। कांग्रेस के लिए ये सबक है, क्या है कि नेता चाहे कितना भी वरिष्ठ क्यों ना हो जाए, चुनावी मौसम में हर शब्द सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि राजनीति में जुबान से निकला तीर वापस नहीं जाता। एक गलत वाक्य महीनों की मेहनत और करोड़ों की प्रचार योजना पर पानी फेर देता है। तो अब बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस क्या आने वाले चुनावों में अपने नेताओं को शब्दों की मर्यादा सिखा पाएगा, या 2029 में भी हम ऐसे ही नए सेल्फ गोल देखते रहेंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और यदि आपको ये राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि राजनीति के हर बयान में छुपी होती है एक नई कहानी और हम उसे आपके सामने तथ्यों के साथ लाते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइए और जुड़े रहिए द पिलर लाइव के साथ। धन्यवाद।